नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के इस डिस्कशन में। और आज हम सभी बात करने वाले हैं पावर शेयरिंग के रिकैप्चुलेशन की। अर्थात अब तक की जर्नी में हम सभी ने पावर शेयरिंग से जुड़े हुए सभी टॉपिक्स, सब टॉपिक्स और सभी बिंदुओं पे बिंदुवार तरीके से डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, सभी हेडिंग्स को पढ़ चुके हैं। अब बारी है पूरे टॉपिक्स को समराइज करने का, रिकैप्चुलेट करने का, वन शॉट लेने का। आज प्रॉपरली एक छोटा सा रिकैप हम करेंगे, बाकी नेक्स्ट सेशन में वर्चुअल पीपीटी के माध्यम से, एक अच्छी पीपीटी के माध्यम से हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, स्लाइड्स के माध्यम से। फिलहाल एक छोटा सा रिकैप करते हैं जिन जिन बिंदुओं पे हमने अब तक डिस्कशन किया है। अर्थात विदाउट एनी फर्दर डिले हम बात करते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं, कैसे किस किस प्रोसेस के माध्यम से हम लोगों ने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा है और कंप्लीट करा है। बात करें तो पावर शेयरिंग की, पावर शेयरिंग में हमने अब तक हमारी जो जर्नी रही उसमें हमने पढ़ा कि पावर शेयरिंग क्या है, वो हमने पढ़ा। इसके बाद हमने देखा कि पावर शेयरिंग से जुड़े हुए, सबसे पहले हमने पढ़ा कि पावर शेयरिंग से जुड़े हुए सभी कंटेंट क्या हैं। उन सभी कंटेंट पे बिंदुवार तरीके से हम लोगों ने बात किया और उस पर चर्चा किया। उसके बाद वो सभी हमारे कंटेंट जो है अकॉर्डिंग टू हेडिंग रहे और अकॉर्डिंग टू हेडिंग हमने उन सभी कंटेंट पे हमने डिस्कशन किया। फिर उस हेडिंग में जितने भी टॉपिक्स और उनके सब टॉपिक्स थे उन पे हमने बात किया, उन पे हमने डिस्कशन किया। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स उस लेटर जितने भी आए, जैसे मेजोरिटेरियनिज्म, एकोमोडेशन, इन सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने बात किया, चर्चा किया। इसमें 4 टर्म्स की बात मुख्य रूप से बात हुई, 4 टर्म्स में हमने बात किया। फिर एलेबोरेट पूरे टॉपिक्स को हमने बिंदुवार तरीके से बात किया उस पर। रिकैप्चुलेशन प्रोसेस, वन शॉट, स्टोरी टेलिंग, इन सभी पे बातें हम लोग करने वाले हैं, साथ ही साथ वर्कशीट पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी जर्नी कैसे कैसे चली है, किन किन बिंदुओं पे हमने चर्चा करा है। तो बात करें सबसे पहले हेडिंग की, तो हम लोगों ने पढ़ा केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। हमने दोनों देशों के केस स्टडी को देखा, बेल्जियम का और श्रीलंका का, दोनों के केस स्टडी को देखा। दोनों के यहाँ जो सोशल ग्रुप में या सोसाइटी में या देश में जो समस्याएं थी उन समस्याओं को देखा। तत्पश्चात दोनों ने अपने यहाँ उस समस्या को डील करने के लिए क्या कदम, क्या इनिशिएटिव उठाए। जैसे बेल्जियम ने एकोमोडेशन को इनिशिएट किया, मेजोरिटेरियनिज्म श्रीलंका ने इनिशिएट किया, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग देखे, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखे, जिसमें कि 4 फॉर्म्स, आर्गन के अकॉर्डिंग, लेवल्स के अकॉर्डिंग, सोशल ग्रुप में और पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट्स में हमने पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट को देखा। यानी कि हमने इस पूरे चैप्टर में जो टोटल हमारे जो कंटेंट थे, जिसमें कि केस स्टडी ऑफ बेल्जियम और श्रीलंका को हमने देखा, एकोमोडेशन और मेजोरिटेरियनिज्म को देखा, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इस पॉइंट से हम लोग रूबरू हुए। साथ ही साथ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में हमने इन सभी फॉर्म्स में, जिन फॉर्म्स में पावर की शेयरिंग हुई है, उन सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने बात किया हुआ है। जैसे आपका अगर बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम के पर्सपेक्टिव में हमने देखा वहाँ का एथनिक कंपोजिशन, फिर वहाँ पे उस एथनिक कंपोजिशन को, उस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए क्या कदम उठाए गए, यानी एकोमोडेशन, उसको देखा। श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पे जो एथनिक कंपोजिशन, वहाँ का जो मेजोरिटेरिज्म था, उसको हमने देखा। अब इन दोनों पे अगर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपका आ गया आपका बेल्जियम में आ गया आपका एकोमोडेशन या एथनिक कंपोजिशन, या दोनों में से दोनों पॉइंट्स की बात कर लें। तो बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन को हमने सबसे पहले देखा, तो उसमें देखा कि वहाँ के पूरी जो अगर कंट्री को डिवाइड करें तो 2 रीजन्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका फ्लेमिश रीजन, एक आपका बेलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन में आपके 59% लोग जो हैं फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। बाकी जो है 40% लोग जो हैं बेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। ये आपका हो गया कंट्री का पर्सपेक्टिव से। उसके कैपिटल सिटी ब्रसेल्स की बात करें तो 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और 20% लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। देश में बचे हुए 1% लोगों की अगर बात करें तो वो लोग जर्मन लैंग्वेज को बोलते हैं। ऐसा कुछ वहाँ का एथनिक कंपोजिशन था कि जो देश में मेजोरिटी में था, बेल्जियम की बात कर रहे हैं हम लोग, कि जो देश में मेजोरिटी में था वो कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में था, और जो कैपिटल सिटी में मेजोरिटी में था वो देश में माइनॉरिटी में था। कुछ ऐसा वहाँ का एथनिक कंपोजिशन था। श्रीलंका की बात करें, बेल्जियम की बात करें, सॉरी। इसके बाद एकोमोडेशन क्या है, उस पूरी व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए बेल्जियम के गवर्नमेंट ने, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स ने क्या कदम उठाए, उस पर अगर बात करें, इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपनी जो रीजनल डाइवर्सिटी थी उसको एकोमोडेट किया, उसको पहचाना कि हमारे यहाँ विविधताएं किन किन रूपों में हैं। इसके बाद उन्होंने 1970 से 1970 से 1993 यानी 1970 से 1993 के बीच में अपने संविधान को 4 बार अमेंड किया, संशोधित किया, और साथ ही साथ कुछ इनिशिएट भी उठाए। उन इनिशिएट्स में अगर बात करें तो लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर, चाहे वो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन से हो चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन
पोजीशंस हो, दोनों को इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्ट्री में दोनों का कोऑपरेशन लिया, दोनों को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। अर्थात जितने नंबर ऑफ मिनिस्टर डच स्पीकिंग लोगों से रहेंगे उतने ही फ्रेंच स्पीकिंग लोगों से रहेंगे, पीपल से रहेंगे। ये बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के मैकेनिज्म की या उसके स्ट्रक्चर की। तो जब ऐसा देश में अगर कंप्रोमाइज एक कम्युनिटी करती है तो स्टेट में मतलब जो देश में है वो कंप्रोमाइज़ कर रहा है, मतलब देश में जो ज़्यादा है फिर भी कंप्रोमाइज़ कर रहा है, तो जो कैपिटल में ज़्यादा है वो भी कंप्रोमाइज़ करेगा। अर्थात कैपिटल सिटी में भी सेम कर दिया गया कि इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कर दिया गया, यानी सेंट्रल और स्टेट दोनों में डच और फ्रेंच दोनों स्पीकिंग कम्युनिटी के लोगों को रिप्रेजेंटेटिव को इक्वल नंबर कर दिया गया, जिससे कि दोनों में क्या हो गया, सौहार्दपूर्वक हो गया। इसके बाद आपका 4 बार संविधान को संशोधन किया, रीजनल डाइवर्सिटी को मेंटेन किया, साथ ही साथ एक इन सबके बाद थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाया, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि रिलीजियस बेस पे, लिंग्विस्टिक बेस पे, आपका कम्युनिटी बेस पे या किसी भी तौर पे सरकार बनाने का सिस्टम या फिर पावर को शेयर करने का मैकेनिज्म बना के उसने प्रोवाइड कर दिया, जिसमें कि चाहे वो लिंग्विस्टिक बेस पे हो चाहे वो रिलीजियस ग्रुप पे हो, एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस किए, सेंट्रल, स्टेट एंड आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिससे स्थिति वहाँ की काफ़ी जो है सेटिस्फैक्शन हमको देखने को मिला लोगों के अंदर। इस वजह से इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया जा सकता है और हम भी कर सकते हैं। उस वक्त किया गया किसके द्वारा, जब यूरोपियन यूनियन के लोग या यूरोपियन यूनियन बनने के लिए पूरी व्यवस्था कंप्लीट हो या यूरोप के लोग जो है यूनियन बनाए, तो उसमें उन्होंने सभी लोगों ने अपना जो हेडक्वार्टर डिक्लेयर किया बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को, क्योंकि उसने इतना शानदार अपनी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया जिसकी वजह से वो किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट से, डिस्प्यूट से या सिविल वार जैसे कंडीशन से बच गया। और इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हुए यूरोपीय यूनियन का जब हेडक्वार्टर डिक्लेयर करने की बात हुई तो ब्रसेल्स को ही डिक्लेयर किया गया। अब बात करें सेकंड पर्सपेक्टिव में श्रीलंका की, तो श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन, जिसमें हम लोग जानते हैं कि श्रीलंका भी भाषाई तौर पे उसको बात करें तो दो, एक आपका सिन्हाला स्पीकर्स, एक आपके जो है तमिल स्पीकर। सिन्हाला स्पीकर्स की बात करें तो ये आपके 74% इनकी जो है कम्युनिटी थी जो सिन्हाला स्पीकर थी, सिन्हाला लैंग्वेज को बोलती थी, और 18% जो है तमिल स्पीकर थे। इन 18% में दो सब ग्रुप थे, 13% और 5%। 13% जो थे वो श्रीलंकन तमिल थे और 5% जो थे इंडियन तमिल थे। इंडियन तमिल और श्रीलंकन तमिल के कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं, इंडियन तमिल और श्रीलंकन तमिल कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। जो श्रीलंकन नेटिव्स थे उनको श्रीलंकन तमिल बोलते हैं, और जिनके फोरफादर इंडिया से प्लांटेशन वर्कर के समय जाके वहाँ पे रह गए, बस गए या फिर वहाँ के नागरिक हो गए, उनको इंडियन तमिल्स बोलते हैं। तो ये 18% का कॉन्सेप्ट आपका एथनिक कंपोजिशन में आपको समझ में आ रहा होगा। 74% आपके सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले, 18% तमिल लैंग्वेज बोलने वाले, उस 18% में 13 और 5 का कंपोजिशन भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये हो गया एथनिक कंपोजिशन। एक दो चीज़ें और हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द सिन्हाला क्या थे, बौद्धिस्ट थे, मतलब मैक्सिमम जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। और बाकी अगर तमिल स्पीकर की बात करें तो हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, ईसाई भी थे। और 7% अगर ईसाई धर्म के कंपोजिशन की बात करें, अगर रिलीजियस ग्रुप बेसिस पे अगर बात कर लें तो 7% क्रिश्चियंस भी वहाँ के डाइवर्सिटी में अपना जो है सिस्टम बनाए हुए हैं। अर्थात ये कुछ रहा एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका का। 74%, 18%, 13%, 5% और 7%, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आप जो है याद रख सकते हैं। साथ ही साथ इस एथनिक कंपोजिशन को उसने मेंटेन करने के लिए वहाँ के पॉलिटिकल लीडर, वहाँ की जो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएट किया, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने मेजोरिटेरियनिज्म की फिलासफी को या इस आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया। ये आइडियोलॉजी नाम से स्पष्ट है कि मेजॉरिटी ग्रुप जो होंगे उस कंट्री में उसी को ये देश सपोर्ट करेगा, वो पॉलिटिकल पार्टीज उसको सपोर्ट करेगी। तो मेजॉरिटेरियन यानी बहुसंख्यक बात की अगर बात करें तो इसमें क्या होता था कि चूंकि श्रीलंका में मोस्ट ऑफ द जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो मेजर कम्युनिटी है, जिसकी संख्या ज़्यादा है वो है आपकी सिन्हाला कम्युनिटी। और इस सिन्हाला कम्युनिटी जो है 74% है। अगर ये 74% है तो चूंकि ये मेजर ग्रुप है, इसलिए ये अपने डोमिनेंस को क्रिएट करने के लिए वहाँ पे एक्टिविटी करने लगता है। जैसे कि ये चूंकि बौद्धिस्ट हैं तो इन्होंने फोस्टर बुद्धिज्म यानी बुद्ध धर्म को फोस्टर करने के लिए अपनी तमाम पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया। चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, यूनिवर्सिटी पोजीशंस हो, या तमाम चीज़ों की एप्लीकेट्स, इन मतलब जितने भी सिन्हाला एप्लीकेट्स थे उनको लगातार गवर्नमेंट क्या करने लगी, फेवर करने लगी। इसके बाद और भी कुछ चीज़ें की गई मेजोरिटेरिज्म में कि वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज, एक एक्ट पास किया गया। श्रीलंका की अगर बात करें आज़ादी की, बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ाया गया होगा कि 1948 में ये क्या होता है, आज़ाद होता है। ये आपका भारत से तमिलनाडु या कोस्टल एरिया से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ये देश आपका बसता है, आप जानते भी होंगे। श्रीलंका में बात करें तो 1948 में ये देश आपका आज़ाद होता है। और इसके बाद 1956
1956 में 1956 में वहाँ एक एक्ट पास किया जाता है और इस एक्ट के माध्यम से वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है सिन्हाला लैंग्वेज को डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी कि इस पूरे ऑफिशियल लैंग्वेज का सिन्हाला डिक्लेयर किया जाना यूनिवर्सिटी जॉब में, गवर्नमेंट पोजीशंस में या फिर किसी भी ऐसी एक्टिविटीज़ में, उन सब में सिन्हाला यानी मेजर ग्रुप को लगातार फेवर किया जाने लगा, अपने डोमिनेंस को क्रिएट किया जाने का। ये सारे प्रोसेस हमको दिख रहे हैं कि ये ग्रुप जो है अपनी मेजोरिटी फॉर्म को क्रिएट कर रहा है। तो इससे जो है तमिल स्पीकर्स में आप जो है क्या बोल सकते हैं उसको, फीलिंग ऑफ एलिनेशन आ जाता है और जिसकी वजह से ये अलग स्टेट की नदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में, श्रीलंका के मैप में नदर्न और ईस्टर्न पार्ट में अगर बात करें, ये इस पार्ट में अपने जो है अलग स्टेट की बात करते हैं जिसको हम बोल सकते हैं तमिल ईलम, इसकी डिमांड करते हैं और इस जायज़ सी बात है इस डिमांड को भी खारिज किया जाता है, जिसकी वजह से इस देश में इन दोनों कम्युनिटी में जो सिन्हाला और जो तमिल है, इन दोनों कम्युनिटी में डिस्ट्रस्ट डेवलप होता है और एक डिस्प्यूट क्रिएट में ये पूरा डिस्ट्रस्ट जो है डिस्प्यूट में क्रिएट होता है। कॉन्फ्लिक्ट होते होते एक समय ऐसा आता है कि इन दोनों देशों में, इस देश में जो दोनों कम्युनिटी हैं उसमें सिविल वार की कंडीशन देखने को मिल जाती है, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। तमाम जो है देश की इकोनॉमिक कंडीशन जो है बद से बदतर हो जाती है। अर्थात हमने देखा कि एक देश ने अपने यहाँ जो है पावर की शेयरिंग को किया तो वहाँ का रिजल्ट क्या आया, एक देश ने अपने यहाँ पावर शेयरिंग को नहीं किया सही से तो वहाँ क्या रिजल्ट आया। इस आउटकम्स को हम जो है जान चुके हैं कि बेल्जियम ने अपने यहाँ पावर शेयरिंग को बहुत शानदार तरीके से किया, पावर शेयरिंग को बढ़िया तरीके से किया जिससे अप्रिशिएट हुआ और बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स को यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर डिक्लेयर कर दिया गया। श्रीलंका के केस में बात करें तो इसने मेजर ग्रुप को ही जो है मेजोरिटी वाली कम्युनिटी को ही इसने जो है फेवर किया, उसी को मतलब इस्टेब्लिशमेंट किया, उसी का डोमिनेंस क्रिएट करने लगा, जिसकी वजह से वहाँ के जो अदर कम्युनिटीज़ थी जैसे तमिल कम्युनिटी थी, तमिल स्पीकर कम्युनिटी थी, इन दोनों के बीच में हो जाता है विवाद और फाइनली ये विवाद बढ़ते बढ़ते सिविल वार की कंडीशन हमको देखने को मिल जाती है। तो ये कहानी रही आपके बेल्जियम और श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन और एकोमोडेशन और मेजोरिटेरियनिज्म की। अगले एस्पेक्ट की बात करें, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, तो इसके दो रीजन हैं, एक आपका प्रूडेंशियल रीजन है और एक आपका जो है मोरल रीजन हम बोल सकते हैं। एक प्रूडेंशियल रीजन है और एक मोरल रीजन है, यानी पावर शेयरिंग होने के दो कारण हम बोल सकते हैं, एक प्रूडेंशियल और एक मोरल। यानी प्रूडेंशियल मतलब नाम से स्पष्ट है, ये भी नाम से स्पष्ट है, इसके पीछे एक नैतिक कारण भी है, एक आपका बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय भी है पावर का शेयरिंग किया जाना। प्रूडेंशियल रीजन में क्या हो सकता है, बिकॉज ऑफ पावर शेयरिंग, जो प्रूडेंशियल रीजन है वो है बिकॉज ऑफ पावर शेयरिंग जो है इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। पावर शेयरिंग अगर ऐसा होता है जैसा कि बेल्जियम में हुआ, तमाम कम्युनिटी थे, तमाम सोशल ग्रुप थे, उनके बीच में पावर को शेयर कर दिया गया। जब पावर को शेयर कर दिया गया तो उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी डिस्प्यूट नहीं हुआ। जबकि हमने देखा श्रीलंका केस में जब पावर की शेयरिंग नहीं होता है तो वहाँ पर डिस्प्यूट हो जाता है। यानी कि पावर शेयरिंग करने की वजह से जो सोशल कम्युनिटी है, जो पॉलिटिकल आर्डर है वो मेंटेन रहता है और जो समाज में जो लोग हैं किसी भी प्रकार से उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रूडेंशियल रीजन वी कैन से दैट कि पावर शेयरिंग होने की वजह से इट रिड्यूस, यानी पावर शेयरिंग जो रिड्यूस कर देता है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। समाज में किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस, वैसी कॉन्फ्लिक्ट वाली परिस्थिति को पैदा होने नहीं देती है और उस स्थिति को जो है रिड्यूस कर देती है, बिकॉज इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। ये हो गया आपका प्रूडेंशियल रीजन। और मोरल रीजन में बिकॉज पावर शेयरिंग क्या है, इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर कहीं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं हुई है तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी अपने आप को बोला जा रहा है वहाँ पे तो पावर शेयरिंग होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम बोल सकते हैं वहाँ पे पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट नहीं है। तो इन दोनों की वजह से हम बोल सकते हैं इट इज द रीजन बिहाइंड द पावर शेयरिंग, एक आपका प्रूडेंशियल, एक आपका जो है मोरल। लास्ट ट्रेनिंग हमने पढ़ा कि पावर शेयरिंग जो अरेंजमेंट हुआ है 4 फॉर्म्स में हुआ है। पहला आपका जो है आर्गन्स में, दूसरा आपका लेवल्स में, तीसरा आपका सोशल ग्रुप में और लास्ट वन इज दैट पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट में। ये आपकी पावर शेयरिंग का सिस्टम था। आपके पावर शेयरिंग के सिस्टम में जो है 4 ग्रुप्स थे, आर्गन्स, लेवल्स, सोशल ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। 4 फॉर्म्स में पावर की शेयरिंग हुई है।
आर्गन्स क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट के आर्गन्स होते हैं, जो गवर्नमेंट कोई एक पद नहीं, कोई वो नहीं, गवर्नमेंट किसी का नाम नहीं है। गवर्नमेंट एक मैकेनिज्म है जो कुछ चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसके कुछ अंग होते हैं। वो अंग होते हैं कौन कौन से, हम लोग जानते हो कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये गवर्नमेंट के अंग कहलाते हैं। और ये तीनों अंग आपस में आर्गन्स जो है सेम पावर को एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी वजह से इसको हम लोग बोल सकते हैं सिस्टम, क्या बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और ये चूंकि इस अरेंजमेंट में, पावर शेयरिंग इस अरेंजमेंट में कोई भी आर्गन गवर्नमेंट का अनलिमिटेड पावर को एंजॉय नहीं कर सकता, और एक दूसरे को ये लोग आपस में चेक भी करते रहते हैं, चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं। इसलिए इस पूरे सिस्टम को हम लोग दो चीजें बोल सकते हैं। पहली बात हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोल सकते हैं, दूसरा आपका बोल सकते हैं कि सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस बोल सकते हैं, और थर्ड आपको जो है पावर शेयरिंग एट द डिफरेंट आर्गन्स, डिफरेंट आर्गन्स में पावर की शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग के आर्गन्स में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी में जब पावर की शेयरिंग होती है तो उसको आपका ये बोलते हैं, और इसमें इसको आपको सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोलते हैं। लेवल्स की बात करें तो लेवल्स में नाम से स्पष्ट है, हायर, लोअर, लोअर, लो, ऐसे। तो सबसे पहले आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है, उसके बाद कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ऐसे तमाम गवर्नमेंट के लेवल्स है। सबसे हायर, उसके बाद तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेवल गवर्नमेंट, ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इन सबको हम लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हैं, और इनमें पावर शेयरिंग जो हुई है, इसलिए इस अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग को बोलते हैं हम लोग वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग क्वेश्चन बनते हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, एक बनता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो वर्टिकल डिवीजन पावर को हम लेवल्स वाले सिस्टम, यानी जब पावर गवर्नमेंट के लेवल्स में होती है उसको हम लोग वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग बोलते हैं, और जब गवर्नमेंट की डिफरेंट आर्गन्स में होती है उसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, वर्टिकल में सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। सोशल ग्रुप से आप लोग परिचित होंगे ही, कि सोशल ग्रुप क्या होता है, समाज में जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं इनके बीच में जो है पावर शेयरिंग की गई है। लास्ट में पॉलिटिकल पार्टीज में, पॉलिटिकल पार्टी में जिसमें अलायंस की हम लोग कहानी पढ़े थे, टोटल कैसे गठबंधन की सरकार बनती है, कोलिजन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो आपका हो गया पॉलिटिकल पार्टीज में। प्रेशर ग्रुप जो गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी को लेकर गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाते हैं उसको हम प्रेशर ग्रुप बोल सकते हैं। मूवमेंट, जैसे कि कोई भी मूवमेंट करने के लिए हम फ्री हैं, क्योंकि हमको इस चीज़ को करने के लिए पावर शेयर की गई है कि हम मूवमेंट कर सकें, आंदोलन कर सकें, या तमाम चीज़ें कर सकें। ये हमने पढ़ा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। आपको इसमें याद रखना है कि 4 फॉर्म्स में हुई है। पहला आपका है गवर्नमेंट डिफरेंट आर्गन्स में, डिफरेंट, दूसरा है लेवल्स में, तीसरा सोशल ग्रुप में, चौथा पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट में। तो ये आपका जो है आर्गन्स हैं, ये आपके आर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और ये आपके लेवल्स हैं, स्टेट, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, इनको हम लेवल्स बोल सकते हैं। सोशल ग्रुप को आप समझ चुके होंगे। तो ये रहा इस पूरे चैप्टर का कंप्लीट एक समरी, जिसमें हमने पूरे चैप्टर के सभी एस्पेक्ट को देखा कि पावर शेयरिंग क्या है, पावर शेयरिंग क्या है, उसकी मीनिंग को देखा। पावर शेयरिंग को जो है जानने के लिए 2 देशों के केस स्टडी को देखा, बेल्जियम और श्रीलंका के केस स्टडी को देखा। इन्होंने मेंटेन कैसे किया, एकोमोडेशन और मेजोरिटेरियनिज्म से, उसका क्या रिजल्ट आया हमने वो देखा। इसके बाद हमने देखा वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। फिर हमने देखा कि डिजायरेबल में 2 रीजन, एक प्रूडेंशियल और एक मोरल। और लास्ट हेडिंग जो है कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में कितने फॉर्म्स हमने पढ़े, 4 फॉर्म, आर्गन्स, लेवल, सोशल ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट। तो ये रही पूरी कहानी इस पूरी चैप्टर की। अगले सेशन में इस चैप्टर संबंधी जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसको करने वाले हैं, जो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से है। साथ ही साथ इस पूरे जितने पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया एज ए रिटन फॉर्म, रिटन फॉर्म, हम इसको एक पीपीटी स्लाइड्स के माध्यम से भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि इन सभी को अट्रैक्टिव स्लाइड्स के माध्यम से भी हम लोग बात करने वाले हैं। फिलहाल आज के सेशन में इस पूरे चैप्टर का एक छोटा सा समराइज किया गया, छोटा सा रिकैप्चुलेट किए। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। कल के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वर्कशीट, साथ ही साथ इसका एक फिर से कंप्लीट रिवीजन। थैंक यू।